चलिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यार वेन डायग्राम्स होता क्या है। ठीक है, ऐसे समझिए, वेन डायग्राम्स में हम जितने भी फिगर्स यूज़ करेंगे, चाहे वो रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, सारे के सारे किसी ना किसी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं, हमें और समझ में आएगा कि हम वेन डायग्राम्स होता क्या है। मान लीजिए देखिए, मान लीजिए ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक हाउस को। ठीक है, ये वाले जो छोटे रेक्टेंगल्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल रूम्स। ठीक है, मान लीजिए ये रूम 1 है, ये वाला, ये रूम 2 है, ये रूम 3 है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस रूम के अंदर एक इंसान है ए, इस रूम के अंदर एक इंसान बैठा है जिसका नाम है ए। ध्यान से समझिए, अगर मैं पूछूं कि ए क्या हाउस के अंदर बैठा है, ए कहां पर है। अच्छा, पहले हम ये समझते हैं ये जो ए है ये ए कहां पर है। ठीक है, ए, आप बोलोगे यार ए रूम 1 के अंदर बैठा हुआ है। अब आपने कैसे पता लगाया कि रूम 1 के अंदर बैठा हुआ है? आपने बोला यार ये रूम 1 ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है रेक्टेंगल, उसके अंदर ए है, उसके अंदर ए है, मतलब ये ए जो है वो इस रेक्टेंगल के अंदर है, मतलब इस रूम के अंदर हुआ। ठीक है, तो मैं अगर पूछूं क्या ये ए हाउस के भी अंदर है, आप बोलोगे यस। क्यों? क्योंकि ये जो बड़ा रेक्टेंगल है इसके अंदर ए है। ठीक है, अगर मैं बोलूं बी यहां पर है कहीं, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे बी है, तो आप बोलोगे यार बी हाउस के बाहर है। क्यों? क्योंकि बी इस रेक्टेंगल के बाहर है जो रेक्टेंगल हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये रेक्टेंगल रूम 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए एक है यहाँ पे सी जो कि है रूम 3 में। अब क्वेश्चन है बी कहां पर है। बी हमें कंपेयर करना है बी को हाउस से, रूम 1 से, रूम 2 से और रूम 3 से। तो बी जो है वो हाउस के भी बाहर है, रूम 1 के भी बाहर है, रूम 2 के भी बाहर है और रूम 3 के भी बाहर है। अगर मैं बात करती हूँ ए की, तो ए, सिंस ये ए इस रेक्टेंगल के अंदर है तो मैं बोलूंगी यस ए हाउस के अंदर है, और ये रेक्टेंगल के भी अंदर है तो मैं बोलूंगी ए जो है वो हाउस के भी अंदर है और R1 के भी अंदर है। ठीक है, अगर मैं सी की बात करूंगी तो सी इस रेक्टेंगल के अंदर है, मतलब सी हाउस के अंदर है और सी रूम 3 के अंदर है। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल रूम 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब सिमिलरली ऐसे समझ सकते हैं ये एक टाइप से एक वेन डायग्राम है। ठीक है, अब रियलिटी में अगर हम वेन डायग्राम समझे तो वेन डायग्राम में दो चीजें होती है। एक होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, जिसको यूजुअली हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये होता है यूनिवर्सल सेट। दूसरा होगा सर्कल्स। जो सर्कल्स होंगे, देखिए सिर्फ सर्कल जरूरी नहीं है, कोई से भी क्लोज्ड कर्व्स आप यूज कर सकते हैं, बट यूजुअली हम सर्कल्स यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट सेट्स। ठीक है, जो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर के सेट्स है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं ऐसे सारे सबसेट्स जिसकी हम बात करेंगे, जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होंगे, वो कोई ना कोई तो सेट्स होंगे, वो हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से। ठीक है, और जैसे इस केस में ये बड़ा रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा था हाउस को, इन द सेम वे एक रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को। और सारे के सारे दूसरे सेट्स जिनकी हम बात करेंगे, जैसे इधर हम R1, R2 और R3 की बात कर रहे थे, सिमिलरली वो सारे जो सेट्स होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। इधर हमने रेक्टेंगल्स यूज करा है, बट हम सर्कल्स यूजुअली यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट दो सेट्स। अब जैसे हमने ए, बी और सी की बात करी है, तो ए, बी, सी हम किसी ना किसी फिगर्स के अंदर ले रहे हैं, वो रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? एलिमेंट्स, राइट। तो एलिमेंट्स को हम ये क्लोज्ड कर्व्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट किसी सेट का पार्ट है तो वो उस क्लोज्ड कर्व के अंदर होगा, अगर वो उस सेट के बाहर है, उस सेट का पार्ट नहीं है, तो वो उस क्लोज्ड कर्व के बाहर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ए है, ए इस R1 के अंदर है तो ये R1 का पार्ट है। ये B सिंस हाउस का पार्ट नहीं है तो ये B के इस बड़े रेक्टेंगल के बाहर है। तो अगर कोई क्लोज्ड कर्व के अंदर कोई एलिमेंट है तो वो उसका पार्ट है। ठीक है, तो ये A और C इस हाउस का पार्ट है, B इस हाउस का पार्ट नहीं है। समझ में आ रही है बात?
ठीक है, तो ये एक तरीका है किसी भी मल्टीपल सेट्स को रिप्रेजेंट करने का। आप सिंगल सेट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इधर यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट हमें पता है यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वो एक रेक्टेंगल रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट होगा, उसके अंदर सारे के सारे, मतलब ऐसे समझ लीजिए हम किसी भी क्वेश्चन की बात करें, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की बात करें, तो एक दुनिया बनी हुई है, ये दुनिया इस रेक्टेंगल के अंदर अंदर है, ठीक है, मतलब सारे के सारे सेट्स इसी के अंदर होंगे, ठीक है, इसके बाहर हमें जाना ही नहीं है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल एक ऐसे समझ लीजिए एक बाउंड्री लाइन है जो यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम कैपिटल यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट है, इसके ही अंदर सारे के सारे हमारे सेट्स की हम बातें करेंगे, सारे सेट्स सारे एलिमेंट्स जो भी हम बातें करेंगे इसके अंदर ही बात करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने बोला सर्कल से हम रिप्रेजेंट करेंगे किसको, देखिए पहले छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। देखिए ये सिर्फ ये वाला देख लीजिए, फर्स्ट वाला एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर एक सर्कल है। ये रेक्टेंगल क्या है, ये रेक्टेंगल हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ये सर्कल एक रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेट जो यू मतलब यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट होगा, ठीक है। कैसे आपने बोला सबसेट है यार, कोई भी इसके सारे एलिमेंट्स जो इस सर्कल के अंदर है वो सारे के सारे एलिमेंट्स इस यूनिवर्सल सेट के अंदर भी है। मतलब इस सर्कल के अंदर जो जो भी है, मान लीजिए सर्कल के अंदर है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स इस सर्कल के अंदर है और 2 एलिमेंट्स सर्कल के बाहर है पर रेक्टेंगल के अंदर है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए 1 2 3 4 ये 4 सर्कल के अंदर है पर ये चारों की चारों यूनिवर्सल सेट के भी अंदर है, ठीक है। तो 1 2 3 4 एक मान लीजिए जो सर्कल है ये ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ए के सारे एलिमेंट्स यू में आ रहे हैं, यस 1 2 3 4 ए का पार्ट है, 1 2 3 4 यू का भी पार्ट है, तो मैं बोल सकती हूँ कि ए इज अ सबसेट ऑफ यू। देखिए कोई भी रेक्टेंगल के अंदर, ये हमारा जो यूनिवर्सल सेट का रेक्टेंगल है, इसके अंदर जो भी सर्कल्स बनेंगे वो सारे के सारे हमारे यूनिवर्सल सेट के सबसेट ही होंगे, क्योंकि उसके अंदर रिप्रेजेंट यही कर रहा है कि यार सारे एलिमेंट्स जो उस सर्कल के अंदर है वो डेफिनेटली उस रेक्टेंगल के अंदर भी है, ठीक है। तो चलिए हम कुछ अब एग्जाम्पल देख के समझते हैं कि यार वेन डायग्राम क्या होता है, हम कैसे इसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हमने बोर्ड पे अभी 2 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, 2 वेन डायग्राम्स बनाए हैं। अब हम समझते हैं कि वेन डायग्राम्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिर्फ हम समझेंगे कि इसमें रेक्टेंगल क्या है, सर्कल क्या है, कौन सा एलिमेंट किसका पार्ट है, कौन सा एलिमेंट किसका पार्ट नहीं है, ये सब चीज़ें समझते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये जो बड़ा रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यू, यूनिवर्सल सेट, यहाँ लिखा है यू। ये बड़ा रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट। सारे के सारे एलिमेंट्स आपको जो भी इधर दिख रहे हैं 1 3 5 7 9 10 8 6 4 2, ये सारे के सारे इस रेक्टेंगल के अंदर है, ठीक है। सारे एलिमेंट्स इस रेक्टेंगल के अंदर है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अब ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेट जो लिखा है यहाँ पे ए, मतलब ये सर्कल एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका नाम है कैपिटल ए, और इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, इसके अंदर हमें चेक करना है कि इस सेट के अंदर क्या एलिमेंट्स है। तो हमें ये चेक करना है इस सर्कल के अंदर क्या एलिमेंट्स है, क्योंकि ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ए को। तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो ए का हिस्सा है। तो 2 4 6 8 और 10 ये इस सेट ए के एलिमेंट्स है। अगर मैं बात करती हूँ 1 3 5 7 और 9 की, तो वो ए वाले सेट के बाहर है, इस सर्कल के बाहर है, तो वो इस ए सेट का हिस्सा नहीं है पर वो यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है क्योंकि वो उस रेक्टेंगल के अंदर है, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं कि यूनिवर्सल सेट के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर है। यूनिवर्सल सेट हमारा ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके अंदर सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये सारे के सारे जो 10 एलिमेंट्स है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एलिमेंट्स है। 10 के नाम भी यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यूनिवर्सल सेट
एक रोस्टर फॉर्म में लिख के देख लिया हमने कि इसके अंदर ये 10 एलिमेंट्स है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेट ए की। सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स है? सेट ए के एलिमेंट्स चेक करने के लिए हमें सिर्फ सर्कल चेक करना है। सर्कल के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। और कोई एलिमेंट्स है इस सर्कल के अंदर? नहीं, तो ये खत्म, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट ये है, मतलब ये रेक्टेंगल के अंदर सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं, इस सर्कल के अंदर सारे एलिमेंट्स ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया, रोस्टर फॉर्म में लिख के देख लिया वेन डायग्राम से कि कौन कौन से सेट के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब हम सेकंड एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए अब समझते हैं कि सेकंड एग्जाम्पल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड एग्जाम्पल में भी एक बड़ा रेक्टेंगल है, बड़ा रेक्टेंगल के ऊपर लिखा है यू। ये बड़ा रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है यू, मतलब यूनिवर्सल सेट। ये बड़ा रेक्टेंगल क्या है? यूनिवर्सल सेट। तो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर, इस बड़े रेक्टेंगल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, या फिर 2, 8, 10, 4, 6, सारे के सारे एलिमेंट्स इस बड़े रेक्टेंगल के अंदर है। तो ये सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट्स है, ठीक है। अब बात करते हैं सेट ए की, ठीक है। सेट ए, ये जो बड़ा सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए को। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ए को। मतलब अगर हमें ये पता करना है कि सेट ए के कौन कौन से एलिमेंट्स है, तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ इस बड़े सर्कल को देखेंगे और इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स को लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट की बात कर लेते हैं। तो यूनिवर्सल सेट हमारा यू है, जो बड़े रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। सारे के सारे एलिमेंट्स जो इसके अंदर है वो यूनिवर्सल सेट का हिस्सा हो गया। सेकंड है ए। जो हमारा सेट ए है, वो सेट ए रिप्रेजेंट किससे हो रहा है? हमें पता है ये बड़ा वाला जो सर्कल है, जो आउटर सर्कल है, ये वाला सर्कल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए को। तो इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स हमारा ए सेट का पार्ट हो जाएगा। तो अब हमें ये नहीं देखना है यार ये 4 और 6 तो बी सेट के अंदर है, हमें सिर्फ ये देखना है कि ए के अंदर क्या क्या है। ए के अंदर ये 2 है, हाँ है, 8 है, हाँ है, 10 है, 4 है, 4 ए के अंदर ही है, हाँ, ये बड़े सर्कल के अंदर ही है 4 भी, हाँ माना छोटे सर्कल के अंदर भी है पर बड़े सर्कल के अंदर तो है ही, ठीक है। तो 2, 4, 6, 8 और 10 ये पांचों की पांचों एलिमेंट्स हमारे सेट ए का हिस्सा है। तो हमारे सारे एलिमेंट्स हमने लिस्ट आउट कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं सेट बी की। सेट बी किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? ये जो अंदर वाला सर्कल है, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है सेट बी को, ठीक है। ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है सेट बी को। तो इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है? सिर्फ 2 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 4 और 6। तो सेट बी के अंदर एलिमेंट्स आ गए 4 और 6, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई है। सेम चीज़ हमने अभी थोड़ी देर पहले जो समझी थी कि ये जो सेट ए है वो डेफिनेटली यू का पार्ट है, यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है। ये जो सेट ए है और सेट बी है वो भी डेफिनेटली ये यू का हिस्सा है। तो मैं बोल सकती हूँ ए इज अ सबसेट ऑफ यू एंड बी इज अ सबसेट ऑफ यू। इस केस में भी मैं बोल सकती हूँ ए इज अ सबसेट ऑफ यू, ठीक है। बात समझ में आ रही? क्योंकि कैसे बोला? क्योंकि पूरा की पूरा ए यू के अंदर है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स डेफिनेटली यू के अंदर है। तो मैं बोल सकती हूँ ए इज अ सबसेट ऑफ यू। मतलब अगर एक फिगर कोई दूसरे फिगर के अंदर आ रहा है, पूरा की पूरा एक फिगर दूसरे फिगर के अंदर है, जैसे ये बी वाला जो सर्कल है वो पूरा की पूरा ए सर्कल के अंदर है, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 4 और 6, ये ए का भी हिस्सा है। और सबसेट की डेफिनेशन क्या थी? इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए देन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी शुड बी पार्ट ऑफ ए, मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी शुड बी द एलिमेंट्स ऑफ ए। तो बी के जो भी एलिमेंट्स है वो डेफिनेटली ए के भी एलिमेंट्स है, क्योंकि बी पूरा की पूरा ए के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। ए वाला सर्कल के अंदर ही बी वाला सर्कल है, तो हम बोल सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब हम और चीज़ें समझते हैं कि यार कैसे कैसे वेन डायग्राम्स में अगर हम सर्कल्स बनाएंगे तो वो क्या क्या डिफरेंट चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिटी को, ठीक है।
मान लीजिए डेफिनेटली ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है, जो अभी के लिए हम फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं सिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए सिटी की पूरी लैंड है, ठीक है। अब इसके अंदर ठीक है, इसके अंदर 2 सर्कल्स है। देखिए मैं एक आउटर लाइन बना रही हूँ ब्लैक से, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसी जो लैंड है, मान लीजिए लैंड का शेप थोड़ा अजीब सा है, पर ये जो लैंड है जो ब्लैक कलर के अंदर दिख रही है, मतलब ऐसे ऐसे, ये पूरी जो लैंड है ये रिप्रेजेंट कर रही है एक, मान लीजिए कोई फार्मर है, ये उनकी लैंड है, ठीक है। अब वो जो फार्मर है, मान लीजिए उनके 2 बेटे हैं, एक है B1 एक है B2, ठीक है। अब ये फार्मर ने डिसाइड किया कि यार मेरी जो लैंड है ये मैं अपने दोनों बेटों को बांट देता हूँ, एक को B1 को बांट देता हूँ और सिमिलरली B2 को भी बांट दूंगा, ठीक है। तो इसने 2 हिस्से करने का सोच लिया, एक B1 को एक B2 को। पर फार्मर के जो बेटे हैं B1 और B2, इन दोनों ने डिसाइड किया कि यार ठीक है, फार्मिंग के लिए हम दोनों लैंड अलग अलग रख लेते हैं, पर हमारा घर एक ही होगा, ठीक है। घर इनका सेम होगा, बस फार्म की जो लैंड है वो हम डिवाइड कर लेते हैं आपस में, आधी आप रख लो आधी मैं रख लेता हूँ, ठीक है। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है घर दोनों का होगा, दोनों साथ में रहेंगे, पर फार्म की लैंड अलग होगी। तो देखिए लैंड कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी लैंड है। अब मैंने बोला कि ये जो है ये B1 है, ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है B2, ये वाला जो सर्कल है, ये वाला पूरा सर्कल ये B1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब B1 की जो लैंड है ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, B2 को जो लैंड मिली है वो ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अब आप बोलोगे कि यार अगर मैं कलर करती हूँ, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ऑफ लैंड जो है ये सिर्फ B1 का है। कैसे आपने बोला? आपने बोला कि यार देखो ये पूरी लैंड जो है, इस लैंड में B2 का हिस्सा इतने का है, जो B2 का हिस्सा नहीं है वो B1 का हिस्सा है, तो ये वाली लैंड सिर्फ B1 की है। सिमिलरली जो ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये वाली लैंड सिर्फ B2 की है। अब क्वेश्चन आता है, यार देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये जो सेंटर का रेड कलर का हिस्सा है वो B1 के भी हिस्से में आ रहा है और B2 के भी हिस्से में आ रहा है। देखिए ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है B1 की लैंड, तो B1 की लैंड में भी ये रेड हिस्सा आ रहा है। ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है B2 की लैंड में भी ये हिस्सा आ रहा है। ये हिस्सा दोनों भाइयों ने मिलकर लिया था कि यार ये हमारा घर होगा, हम दोनों की लैंड होगी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है जो इस सर्कल में भी आ रहा है और इस सर्कल में भी आ रहा है, मतलब वो इस सर्कल के एलिमेंट भी है और इस सर्कल के एलिमेंट भी है। अगर हम इसको अब एक वेन डायग्राम के हिसाब से समझें, ठीक है, तो एक ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर 2 सबसेट्स है। ये ऐसे बोल लीजिए यूनिवर्सल सेट के अंदर 2 सेट्स है, एक सेट का नाम है B1, एक सेट का नाम है B2। ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है B1 सेट, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है B2 सेट। सारे एलिमेंट्स जो इस सर्कल के अंदर है वो B1 के एलिमेंट्स है, सारे एलिमेंट्स जो इस B2 के अंदर है वो B2 सर्कल के अंदर है वो B2 के एलिमेंट्स है। अब अगर मैं बात करूं तो ये रेड वाला जो हिस्सा है, मतलब इस पार्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो B1 का भी हिस्सा होगा और B2 का भी हिस्सा होगा, ठीक है। तो ये कॉमन है, मतलब ये इस सर्कल का भी हिस्सा है, इस सर्कल का भी हिस्सा है, तो ये दोनों का हिस्सा हो गया, ठीक है। अब ऐसे समझते हैं, मान लीजिए ये अगेन एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अगर मैं बोलती हूं कि एक सेट है A और एक सेट है B, ये दोनों सेट के अंदर एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, मतलब A सेट के जो भी एलिमेंट्स है, B सेट के जो भी एलिमेंट्स है, वो आपस में सारे के सारे अलग है। देखिए ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट A है, ये सेट B है, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। मतलब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 2 3
इसके अंदर है 4, इसके अंदर है 5, इसके अंदर है 6 और 7, ठीक है। मतलब ए के अंदर जो एलिमेंट्स है और बी के अंदर जो एलिमेंट्स है उनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, ठीक है। अनदर एग्जांपल, मान लीजिए सेट ए है, ये सेट बी है। अब सेट ए का हिस्सा है हमारा 1 2 3 और बी का हिस्सा है 2 4 और 6, ठीक है। तो अब हम बना लेते हैं। देखिए 1 इसमें आ रहा है तो मैं इधर 1 लिख देती हूँ। 2 देखिए दोनों में आ रहा है, 2 ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, 2 इन दोनों में आ रहा है। तो हमें ऐसा पार्ट देखना है जो ए में भी है बी में भी है, तो वो ये वाला पार्ट हो गया। ए सर्कल का भी हिस्सा होना चाहिए और बी सर्कल का भी हिस्सा होना चाहिए। 3 सिर्फ ए में आ रहा है तो सिर्फ ए में बना देते हैं। 2 मैंने लिख लिया ऑलरेडी। 4 सिर्फ बी में आ रहा है तो सिर्फ बी में बना लेते हैं। 6 भी सिर्फ बी में आ रहा है तो इधर बना लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिए, ये वाले केस में जब दो सेट ए और बी के कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, ए और बी के सारे एलिमेंट्स आपस में अलग है, तो ये दोनों सर्कल्स आपस में जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है। पर अगर ये दोनों ए और सेट बी के कुछ एलिमेंट्स अगर सेम है, कॉमन है, तो कुछ ना कुछ पार्ट कॉमन होगा। जैसे इस पार्ट में था तो दो सर्कल्स आपस में कनेक्टेड होंगे, मतलब एक सर्कल और दूसरा सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। वो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट मतलब जो भी इन दोनों के बीच में कॉमन होगा वो रिप्रेजेंट करेगा, वो इस सेट का भी हिस्सा है और इस सेट का भी हिस्सा है। ये कब पॉसिबल है? जब इन दोनों सेट के अंदर कुछ ना कुछ चीज कॉमन हो, ठीक है। थर्ड केस देखते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। थर्ड केस हम ऐसे समझते हैं, ए के अंदर है 1 2 3 4 और बी के अंदर है 2 और 4, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ए को बना लेते हैं। ये सबसे पहले काम करते हैं, बी को बनाते हैं। तो ये हमारा मान लीजिए बी है, इसके अंदर 2 है एलिमेंट्स, 2 है और 4 है। अब क्वेश्चन आता है यार, सेट ए के अंदर 1 है 2 है 3 है और 4 है। 2 और 4 ए के भी अंदर है। देखिए बी के अंदर तो है 2 और 4, पर ए के भी एलिमेंट्स है 2 और 4। इसका मतलब एक ऐसा सर्कल बनाना है जो इस सर्कल को भी एनक्लोज करता हो। तो मैं ऐसा अगर सर्कल बनाऊं और बोलूं ये वाला सर्कल हमारा ए रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके अंदर हमारे एलिमेंट्स आ गए 1 2 तो ऑलरेडी सर्कल के अंदर है, 3 और 4 भी ऑलरेडी सर्कल के अंदर है। ध्यान से समझिए, ये एक ऐसा केस है जब एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर आ रहा है, ठीक है। इस केस में दोनों सर्कल आपस में अलग अलग थे, ना टच कर रहे हैं एक दूसरे को। इस सर्कल में दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस सर्कल में एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है। पहले केस में ये दोनों में कुछ भी चीज कॉमन नहीं थी। सेट ए और सेट बी जब आपस में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होंगे तो वो ऐसे बनेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। सेकेंड, अगर कोई चीज कॉमन होगी तो इस टाइप से बनेगी। क्यों? क्योंकि जो चीज कॉमन होगी वही तो रिप्रेजेंट करेगी कॉमन एरिया, और कॉमन एरिया में हम वो वाले एलिमेंट्स लिख देंगे जो इन दोनों सेट्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स कॉमन है, ठीक है। थर्ड केस बनेगा जब एक सेट दूसरे सेट के अंदर है। एक सेट दूसरे सेट के अंदर है, इसका मतलब जो अंदर वाला सेट है वो बाहर वाले सेट का सबसेट हो गया, राइट। तो इधर इस टाइप के केसेस में हम बोल सकते हैं कि B इज अ सबसेट ऑफ A। बात समझ में आ रही है? B A का सबसेट क्यों हुआ? क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन है, अगर B इज अ सबसेट, if B is a subset of A, then all the elements of B should be the elements of A, ठीक है। तो B के सारे एलिमेंट्स A के एलिमेंट्स होने चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, यस B के सारे एलिमेंट्स इस सर्कल के अंदर है और ये सर्कल पूरा की पूरा इस सर्कल के अंदर है। मतलब डेफिनेटली अगर एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है या एक कोई भी फिगर के अंदर दूसरा फिगर है, इसका मतलब जो अंदर वाला फिगर है वो सबसेट है बाहर वाले फिगर का, ये वाला सबसेट है ये वाले फिगर का। बात समझ में आ रही है? अब मान लीजिए दो सेट्स आपस में इक्वल है। मैंने दो सेट लिए, एक सेट है 1, 2, 3 और बी सेट है अगेन 1, 2, 3। अगर दो सेट्स आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। मान लीजिए दूसरा केस इधर लगा के देखते हैं। ये सर्कल को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब मुझे एक ऐसा सर्कल बनाना है जिसमें सेम एलिमेंट्स हो। तो डेफिनेटली ये वाला सेट ए का सर्कल और सेट बी का सर्कल आपस में कोइंसाइड करेगा, ठीक है।
मतलब एग्जैक्टली एक के ऊपर एक ही बन गया, तो सेट ए और सेट बी क्या है, सेम ही सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। या ऐसे बोल सकते हैं सेट ए के ही ऊपर एक हमने दूसरा सर्कल ए के ही ऊपर दूसरा सर्कल बी बना लिया, वो दोनों रिप्रेजेंट सेम ही सेट को कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हमने बहुत सारे केसेस समझ लिए। अब इसमें एक चीज समझने की ये है, दो टाइप के बोल सकते हैं हम सेट्स हो सकते हैं, या वेन डायग्राम में दो केस हो सकते हैं, जब कोई दो पर्टिकुलर सेट आपस में जॉइंट हो या डिसजॉइंट हो। ठीक है, जॉइंट मतलब जब दो सेट्स में कुछ चीज़ें कॉमन होगी, कोई भी एटलीस्ट एक भी चीज़ अगर दोनों में कॉमन है तो वो जॉइंट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए, जॉइंट मतलब जुड़ा हुआ, डिसजॉइंट मतलब जो जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें कोई भी चीज़ कॉमन है नहीं है, ये है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट्स, ये दोनों ए और बी आपस में क्या है, डिसजॉइंट है, आपस में जुड़े हुए दिख रहे नहीं दिख रहे, इनमें कोई भी चीज़ कॉमन है नहीं है, तो ये हो गए डिसजॉइंट। ये दोनों आपस में जुड़े हुए दिख रहे हैं, हाँ, क्योंकि ये और ये इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया है जॉइंट सेट का। ठीक है, ये दोनों जुड़े हुए हैं, इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, ये टू कॉमन है इन दोनों सेट में, जो सेट ए का भी पार्ट है सेट बी का भी पार्ट है, तो ये हो गया जॉइंट सेट्स। ए और बी क्या हो गए, जॉइंट सेट्स। सिमिलरली ये भी जॉइंट सेट्स है, आपस में ए के अंदर भी है, ठीक है, जुड़े हुए हैं सेट्स, तो ये भी जॉइंट सेट्स हो गए। ठीक है, सिर्फ ये वाला केस है डिसजॉइंट सेट्स, मतलब अगर आपको कभी डिसजॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक दो सर्कल्स जो आपस में बिल्कुल भी टच ना करें वो डिसजॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर दो सर्कल्स आपस में टच कर रहे हैं, या एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर आ रहा है, या एग्जैक्टली उसके ऊपर आ रहा है, या वो कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो रिप्रेजेंट करेगा जॉइंट सेट्स। देखिए नेक्स्ट लेक्चर में जब हम ऑपरेशंस ऑफ सेट समझेंगे तब हम एक और बार डिसजॉइंट सेट समझेंगे कि डिसजॉइंट सेट्स को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आप ऐसे समझ लीजिए वेन डायग्राम के हिसाब से, जॉइंट और डिसजॉइंट, जॉइंट मतलब जब कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा हो, सेट ए और सेट बी, अगर हम दो सेट्स की बात करें उनमें अगर कोई भी सेट कोई भी एलिमेंट कॉमन हो, या फिर अगर हम वेन डायग्राम की बात करें तो वो दोनों सर्कल्स जो सेट ए और सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अगर आपस में टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं, तो वो रिप्रेजेंट करेगा जॉइंट सेट। और अगर इस टाइप से वेन डायग्राम बनता है जब दोनों सर्कल्स आपस में अलग अलग हैं, जो बिल्कुल भी टच ना करें, तो वो डिसजॉइंट सेट्स होगा। इसमें सेट ए और सेट बी के अंदर एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये डिसजॉइंट सेट्स जॉइंट सेट समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन में कभी बोले कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो आपको कुछ नहीं, अगर आपको इन केस उसको वेन डायग्राम के हिसाब से बनाना है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो आप सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के अंदर ए को अंदर बना लेंगे सर्कल, बी को बाहर बना लेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है इस टाइप का जो सर्कल, दो सर्कल्स, एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा सबसेट्स को। तो अंदर वाला सबसेट रिप्रेजेंट करेगा सबसेट, बाहर वाला सेट रिप्रेजेंट करेगा जो इसका सुपर सेट होगा। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इन जनरल रिप्रेजेंट करना है तो ये हमारा इन जनरल वे है तरीका रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि हमें नहीं पता होगा, अगर कुछ कॉमन होगा तो लिख देंगे, अगर कुछ कॉमन नहीं होगा तो हम नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, अगर आपको पता है कि यार दो सेट्स आपस में डिसजॉइंट जिनके बीच में बिल्कुल भी एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो आप इस टाइप से वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई होगी।